नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान के इतिहास में हम प्रमुख राजवंश पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने चौहान वंश को पढ़ा था। आज हम मेवाड़ का इतिहास शुरू करेंगे और उसमें हम गुहिल वंश के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं। ऐसा इसे माना जाता है कि ये विश्व का प्राचीनतम राजवंश है। कुल देवता एकलिंग जी। इनमें मेवाड़ के जो शासक हैं वो स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं और एकलिंग जी को वास्तविक शासक मानते हैं। इससे ये पता चलता है कि उनको एकलिंग जी के प्रति कितनी उनकी श्रद्धा है। कुलदेवी, बाण माता, ये हमें याद रखना है। और इनका ध्येय वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। ये राजवंश अपनी धर्मपरायणता और स्वतंत्रता प्रियता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और एक वक्त था जब ये अपने बुलंदियों पर था। राजस्थान का सबसे महान राजवंश है जिसने राजपूताने के मस्तक को गर्व से ऊंचा उठा दिया था। तो आइए इस महान राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। गुहिल वंश के संस्थापक थे गुहिल, या फिर कई जगह पर इनका नाम गुहादित्य मिलता है। तो गुहादित्य जो थे वो गुहिल वंश के संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो हैं वो बप्पा रावल को माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल इनका नाम नहीं था, इनकी उपाधि थी, जबकि इनका वास्तविक नाम काल भोज था। अब इनके गुरु थे हरित ऋषि और ये इनकी गायें चराया करते थे। और इन्हीं हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने नागदा पर अधिकार किया था और नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। और इन्होंने अपने जो कुलदेवता थे एकलिंग जी, उनके मंदिर का निर्माण करवाया था। और 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो ये चार बातें हमें याद रखनी हैं बप्पा रावल के बारे में। पूछ ले कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो बप्पा रावल को माना जाता है। और काल भोज भी इनका नाम मिलता है, या फिर ऐसा कह दीजिए कि बप्पा रावल इनकी उपाधि थी और काल भोज इनका वास्तविक नाम था। इनके गुरु थे हरित ऋषि और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने नागदा पर अधिकार किया था और नागदा को राजधानी बनाया था। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया और 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। ये इम्पोर्टेंट बातें हमें याद रखनी है बप्पा रावल के बारे में। अल्लट या फिर आलूराव, उसके बाद ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। और इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले इन्होंने आहड़ को राजधानी बनाया। इससे पहले हमने ये देखा था कि बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था, तो अब नागदा के स्थान पर आहड़ को राजधानी बनाया अल्लट या फिर आलूराव ने। और आहड़ में इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का जो गठन किया वो अल्लट ने किया। तो ये 3 पॉइंट अल्लट के बारे में याद रखने हैं। इसके अलावा इन्होंने हुण राजकुमारी हरिया देवी से भी विवाह किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अल्लट के बारे में, हमें याद करनी है। आहड़ को राजधानी बनाया, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। अब अल्लट के बाद शासक बनते हैं रण सिंह। रण सिंह के 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है शेम सिंह और दूसरे होते हैं राहब। अब मेवाड़ के जो शासक हैं उनमें 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा है, जिन शासकों के आगे रावल लगता है वो शेम सिंह के वंशज हैं, और जिन शासकों के आगे राणा लगता है वे राहब के वंशज हैं। अब ये राहब जो हैं ये पहले चले जाते हैं सिसोदा गांव और वहाँ पर सिसोदिया वंश की स्थापना करते हैं। तो इनके जो वंशज हैं वो सिसोदिया कहलाते हैं। ये 2 अलग अलग शाखाएं हैं मेवाड़ में, एक रावल शाखा और एक राणा शाखा। तो शेम सिंह के वंशज वो रावल कहलाते हैं और राहब के वंशज राणा कहलाते हैं। अब हम जो रावल शाखा हैं, शेम सिंह के जो वंशज हुए हैं उन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं सामंत सिंह
और सामंत सिंह के बाद बनते हैं कुमार सिंह। इनका बीएसटीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए ज़्यादा महत्व नहीं है, तो अब हम उसके बाद जैत्र सिंह के बारे में पढ़ेंगे। कुमार सिंह के बाद शासक बनते हैं जैत्र सिंह, और एक ग्रंथ है हमीर मद मर्दन जो लिखा है जय सिंह सूरी ने, और इस ग्रंथ के अनुसार इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में हराते हैं जैत्र सिंह। ये कहना है जय सिंह सूरी का कि भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को परास्त किया था जैत्र सिंह ने। तो कौन सा ग्रंथ है? हमीर मद मर्दन, ये हमें याद रखना है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था जैत्र सिंह ने। तो ये प्रश्न आ सकता है कि मेवाड़ के कौन से शासक ने सर्वप्रथम चित्तौड़ को राजधानी बनाया था? तो उसका आंसर हो जाएगा जैत्र सिंह। और एक इतिहासकार हुए हैं दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह का जो शासनकाल है उसको मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। तो ये चार बातें हमें याद रखनी है। भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को किसने परास्त किया? जैत्र सिंह ने परास्त किया, और ये कहना है जय सिंह सूरी का अपने ग्रंथ हमीर मद मर्दन में। दूसरा पॉइंट, चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी बनाया जैत्र सिंह ने। तीसरा पॉइंट, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है जैत्र सिंह के शासनकाल को। जैत्र सिंह के बाद शासक बनते हैं तेज सिंह, जिन्हें हम रावल तेज सिंह के नाम से जानते हैं, और 1251 से 1267 तक इनका शासनकाल रहता है। इनकी पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात हमें याद रखनी है, और ये मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। ये इनकी पत्नी थी, रावल तेज सिंह की पत्नी थी जैतल देवी, और इन्होंने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है तेज सिंह के बारे में, कि इनके समय में एक चित्रकार हुए हैं कमल चंद, और इन्होंने एक चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये चित्र जो है ये चित्र बनाया था कमल चंद ने, और इसे मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्र माना जाता है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कमल चंद जो हैं वो चित्रकार हुए थे तेज सिंह के समय में, और उन्होंने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र बनाया था, और इसे मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्र माना जाता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब तेज सिंह के बाद शासक बनते हैं रावल समर सिंह, और उसके बाद उनके पुत्र रावल रतन सिंह। ये शासक बनते हैं। रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़गढ़ पर, और चित्तौड़ को जीत लेता है, और इस प्रकार से रावल शाखा का अंत हो जाता है। उसके बाद जो सिसोदा ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे, उनके पुत्र राणा हमीर जो हैं वो मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना करते हैं। तो आज हम अब आगे पढ़ेंगे रावल रतन सिंह के बारे में। अब रावल समर सिंह के बाद शासक बनते हैं मेवाड़ के रावल रतन सिंह। 1301 से 1303 तक इनका शासनकाल रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था रावल रतन सिंह के समय, और इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है चित्तौड़ दुर्ग पर, और रावल रतन सिंह और उनके दो सेनापति गौरा बादल, इनके नेतृत्व में वीरों ने जो है वो केसरिया किया था, और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया था। ये बातें हमें याद रखनी है। रतन सिंह गौरा बादल के नेतृत्व में केसरिया, और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया था महिलाओं ने, और अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है 1303 में। अब रावल रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी, और इनके बारे में कई सारी कहानियां हैं, तो अब हम थोड़ा इन पर बात करते हैं। एक ग्रंथ है पद्मावत, और इसको लिखा है इतिहासकार मलिक मोहम्मद जायसी ने, और इनका क्या कहना है पद्मिनी के बारे में? अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। हम मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार देखते हैं कि पद्मिनी का क्या इतिहास रहा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार
सिंहल द्वीप के राजा थे गंधर्व सेन और उनकी पत्नी चंपावती, और उनसे उन्हें पुत्री प्राप्त होती है रानी पद्मिनी। यानी कि पद्मिनी जो थी वो राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी, और इसके पास एक हीरामन नाम का तोता था, और ये तोता रावल रतन सिंह को जानकारी देता है रानी पद्मिनी के बारे में। अब उससे रावल रतन सिंह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और वे वेश बदल कर आते हैं, सिंहल द्वीप आते हैं, और बड़ी मुश्किलों के बाद रानी पद्मिनी से उनका विवाह हो जाता है, और फिर रानी पद्मिनी को ये चित्तौड़ लेकर आ जाते हैं। अब एक ब्राह्मण था राघव चेतन, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। ऐसा माना जाता है कि रानी पद्मिनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और राघव चेतन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के सामने इसकी सुंदरता का बखान करता है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य था चित्तौड़ पर आक्रमण करने का, वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, और पहली बार में वो असफल हो जाता है, तो फिर वो छल का प्रयोग करता है, और छल से वो रतन सिंह को पकड़ लेता है। तो जब इसकी जानकारी मिलती है पद्मिनी को, तो ये योजना बनाती हैं, और सैनिक जो होते हैं वे महिलाओं का वेश बनाकर पद्मिनी के साथ चलते हैं, और इस प्रकार से रतन सिंह को छुड़ा देते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना आक्रमण करती है, और इस प्रकार से चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में वीर केसरिया करते हैं, और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाएं जौहर करती हैं। तो इस प्रकार से मेवाड़ में जो रावल शाखा थी उसका अंत हो जाता है, और एक प्रकार से अब अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर। और ये जो है चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर लेता है। चित्तौड़ का नाम अब खिजराबाद कर लेता है, और अपने पुत्र खिज्र खां को वहां का शासक बना देता है। तो ये थी चित्तौड़ की कहानी, और यहाँ पर रावल शाखा का अंत हो जाता है, और कुछ बातें बनाई गई हैं, और अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। और पद्मावत के अनुसार, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, कुछ ये कहानी होती है रावल रतन सिंह की और पद्मिनी की। अब इसके बाद जो मेवाड़ का उद्धार करेंगे, हमने देखा था कि रण सिंह के 2 पुत्र होते हैं, शेम सिंह और राहब। अब राहब के वंशज ठाकुर लक्ष्मण सिंह के पुत्र राणा हमीर जो हैं वो मेवाड़ में अब सिसोदिया वंश की स्थापना करेंगे, और एक प्रकार से मेवाड़ का उद्धार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। तो वापस मेवाड़ का उद्धार करते हैं राणा हमीर। अब हम अगले आने वाले लेक्चर में राणा हमीर और उसके बाद जो राणा शाखा के जो शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।